हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं। जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्ड, चिल्ड्रन, एंड जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मींस क्रिमिनल बिहेवियर शोन बाय चिल्ड्रन। मतलब कि जो बच्चे क्रिमिनल एक्ट्स करते हैं उनको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बोला जाता है। जैसे हम बड़ों को क्रिमिनल बोलते हैं, वैसे ही बच्चों के केस में उनको जुवेनाइल बोला जाता है। और ये जो फ़र्क है दोनों में, क्रिमिनल्स में और जुवेनाइल्स में, ये डिस्क्रिमिनेशन का एक रैशनल है। मतलब कि एक लॉजिक है इसके पीछे कि जो जुवेनाइल्स होते हैं वो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू स्टैंड ट्रायल। मतलब वो अपने लिए लड़ सकें उस चीज़ के लिए वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होते हैं, तो उनको कन्विक्शन नहीं किया जाता, उनको रिहैबिलिटेशन किया जाता है। तो उनको कन्विक्ट नहीं किया जाता है, जेल में नहीं डालते हैं, उनको रिहैब्स वगैरह में रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है, जो जुवेनाइल होते हैं, जो बच्चे क्राइम करते हैं। वी ऑल नो दैट नो वन इज अ बॉर्न क्रिमिनल। ये हमने देखा है और पढ़ा भी है कि हर कोई जो होता है बाद में जाके अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से क्राइम करता है। एडल्ट्स के केस में पनिशमेंट क्यों नेसेसरी होती है? क्योंकि वो जो एडल्ट्स होते हैं जब वो क्राइम करते हैं तो उनका वो कॉन्शियस वो होता है, डिसीजन होता है, मैच्योर डिसीजन होता है। लेकिन बच्चों के केस में ऐसा क्यों नहीं मानते? क्योंकि जब बच्चे कोई जुवेनाइल एक्ट करते हैं, जब जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स एक्ट करते हैं, तो वो उस केस में उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो अपने हाथ में नहीं होता। दे आर अनएबल टू टेक सच डिसीजंस। तो इसलिए उनके केस में उनको रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है। कॉजल फैक्टर्स क्या है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के? कॉजल फैक्टर्स अलग अलग टाइप के हैं। कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि ये उनके अंदर प्री डिस्पोज्ड होता है, मतलब कि बायोलॉजिकली क्योंकि उनके पेरेंट्स करते हैं तो उनके अंदर भी ये टेंडेंसी होती है इस तरह के एक्ट्स करने की। और कुछ थ्योरीज बोलती है कि उनके सर्कमस्टांसिस या वो लर्न करके मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं, मतलब अपने से बड़े को किसी को देखते हैं तो। इट मे बी स्टेटेड दैट नन ऑफ द थ्योरीज कैन एक्सप्लेन ऑल इंसिडेंट्स। लेकिन जितनी भी थ्योरी हैं वो ये चीज़ को ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हैं कि वो क्यों करते हैं ऐसा। मोस्ट एक्ट्स ऑफ डेलिंक्वेंसी इन्वॉल्व मल्टीप्लिसी ऑफ फैक्टर्स। मल्टीप्लिसी ऑफ फैक्टर्स मीन्स एक से ज़्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हमेशा ये नहीं होता है कि सिर्फ सर्कमस्टांसेस ही हो सकते हैं, हो सकता है और भी 2-3 फैक्टर्स हों जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। जैसे पहला फैक्टर इन्होंने लिया प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन मतलब कि जो इनके अंदर बायोलॉजिकली या जेनेटिकली पहले से प्रेजेंट है, इनके अंदर वो ट्रेट है, उनकी पर्सनालिटी का वो ट्रेट है, बायोलॉजिकली या जेनेटिकली इनके अंदर आया है क्योंकि उनके पेरेंट्स भी इसी तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व रहते थे। तो ये एक प्री डिस्पोजिशन है एंड दीज इंडिविजुअल्स शो क्रिमिनल बिहेवियर इवन इन चाइल्डहुड। तो उनके अंदर ये बचपन से ही ये बिहेवियर शुरू हो जाता है। लेकिन ये थ्योरी इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, इस थ्योरी को इतनी वैल्यू नहीं मिलती है कि कोई भी प्री डिस्पोज्ड होता है क्राइम करने के लिए। अब बाद में क्या करते हैं, ये इसको मेंटल डिसेबिलिटी से भी रिलेट कर रहे हैं कि कई बार मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से भी लोग क्राइम करते हैं। बच्चों के केस में बात कर रहे हैं ये। सो सम कोरिलेशन बिटवीन मेंटल डिसेबिलिटी एंड criminal behavior in children have been found, but this is neither a cause in the most cases of juvenile delinquency। लेकिन अगेन ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जितने भी इन्होंने जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के कॉजेज मतलब जो केसेस देखे हैं उसमें मेंटल डिसेबिलिटी तो कोई ऐसा कॉज उनको ज़्यादा दिखा नहीं है। तो ना ये बायोलॉजिकल फैक्टर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना ये मेंटल डिसेबिलिटी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ये दो रीज़न मेजर रीज़न नहीं हो सकते ये दोनों। Some personality traits that distinguish a juvenile delinquent from a non-juvenile delinquent have however been identified। मतलब कि इन्होंने फिर क्या किया है, जैसे वो दो ग्रुप्स होते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो इन्होंने ऐसे दो ग्रुप्स को कंपेयर किया, एक वो बच्चे जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स हैं, एक वो बच्चे जो नहीं हैं, नॉन जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स हैं। उन लोगों के ट्रेट्स में क्या फ़र्क है, उन लोगों की आदतों में, उनकी पर्सनालिटी में क्या फ़र्क है, जिससे पता चल सके कि जो होते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंट उनके अंदर क्या अलग है। तो फ्रॉम अ लिटरेचर सर्वे ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स रिसर्च इन इंडिया, के सत्यवती इन्फॉर्म्स अस दैट डिलिंक्वेंट शो हायर स्कोर। अब जैसे इनका पर्सनालिटी टेस्ट किया होगा इन्होंने,
मे बी वो बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट से इनको कंपेयर किया होगा, तो ये कह रहे हैं कि जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स होते हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं, जैसे न्यूरोटिसिज्म मतलब अनस्टेबल इमोशंस होती हैं, एक्स्ट्रावर्जन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इम्पल्सिविटी होती है, इम्पल्सली बिहेव करते हैं बिना सोचे, डोमिनेट करने की आदत होती है, असर्टिवनेस होती है कि कोई चीज़ जो सोची है वो कर देनी है, एंड ऑटोनॉमी होती है, मतलब ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। तो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स में फ़र्क मिला है उन लोगों के जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होते हैं बच्चे और जो नहीं होते हैं। तो जो होते हैं उनके इन सब चीज़ों में स्कोर ज़्यादा आते हैं जब वो पर्सनालिटी टेस्ट देते हैं। शानमुगम in 1980 found from a detailed study that delinquents are low on, और लो किस चीज़ में होते हैं, ये तो हो गया जिसमें वो हाई होते हैं। लो किस चीज़ में होते हैं, वो इंटेलिजेंस में लो होते हैं। दे आर लो ऑन इंटेलिजेंस, मोर क्रिएटिव, क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रावर्टेड तो होते ही हैं, वो हमने यहाँ भी देखा एक्स्ट्रावर्जन में हाई होते हैं। लो इन एस्पिरेशन, एस्पायर नहीं करते किसी चीज़ को, मतलब जैसे हमारे अंदर एस्पिरेशंस होते हैं कि हमने कुछ बनना है, उनके अंदर इस टाइप की एस्पिरेशन नहीं होती है। बाकी इनकी एक बुक भी है, उसमें इन्होंने और थोड़ा समझाया हुआ है। बुक का नाम है साइको सोशल फैक्टर्स अंडरलाइंग जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, तो इसमें ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। अब सेकंड फैक्टर्स आते हैं फैमिली फैक्टर्स। फैमिली फैक्टर्स मीन्स फैमिली में कुछ इस तरह की सोशलाइजेशन होती हैं या वो कुछ इस तरह की चीज़ें वो देखते हैं, सीखते हैं, जिनसे वो ये हरकतें आगे करते हैं। Most scholars are unanimous about one dominant causal factor, socialization। अब इसमें ज़्यादातर लोग एग्री हैं, जैसे प्री डिस्पोजिशन में सब लोग एग्री नहीं हो रहे थे, कुछ कह रहे थे कि वो बायोलॉजिकल और जेनेटिक होता है, और कुछ कह रहे थे कि ये मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से होता है, लेकिन फिर भी लोग एग्री नहीं थे इसमें। लेकिन सोशल फैक्टर में बहुत लोग एग्री हो रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसके दो प्राइमरी मीडियम है, एक तो फैमिली, जो फैमिली के साथ सोशलाइजेशन होती है उनकी, दूसरा उनका जो पीयर ग्रुप होता है, जो फ्रेंड सर्कल होता है। वो दोनों बहुत बड़े एक कॉजल फैक्टर्स हैं किसी भी जुवेनाइल डेलिंक्वेंट के इस तरह के बिहेवियर में इंडल्ज होने के। फैमिली प्रोवाइड्स द कंटेक्स्ट दैट मोटिवेट्स अ जुवेनाइल टू शो डेलिंक्वेंट बिहेवियर। तो फैमिली में कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट होता है जो उस बिहेवियर को मोटिवेट करता है। एक थ्योरी है जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप थ्योरी है, जो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हाउ अ चाइल्ड साइकी डेवलप डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स पेरेंटिंग स्टाइल। Many studies have given evidence that rejecting attitudes of parents, broken homes, lack of cohesion between parents are responsible for unsatisfactory parent-child relationship। तो जैसे जिनके घर में रिजेक्टिंग एटीट्यूड्स होता है पेरेंट्स का, मतलब वो बच्चों को इग्नोर करते हैं, या फिर ब्रोकन होम्स होते हैं, मतलब जैसे होता है कि झगड़ा हो गया और उनका डाइवोर्स हो गया, अलग अलग हो गए, उस केस में बच्चे रिजेक्ट हो जाते, वो निगलेक्ट हो जाते हैं बच्चे। लैक ऑफ कोहेजन होता है, आपस में बॉन्डिंग नहीं होती है पेरेंट्स की। ये सब जो घर में एक कंटेक्स्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है, उस वजह से जो अनसेटिस्फैक्ट्री पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, वो चीज़ डेलिंक्वेंसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर आता है पीयर ग्रुप, डेलिंक्वेंट पीयर ग्रुप। अगर उसका पीयर ग्रुप भी इस तरह का है जो सेम तरह की फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, तो वो सारा ग्रुप एक साथ आ जाता है। उनको इनसिक्योरिटी जो फील घर में होती है वो एक साथ आते हैं तो सिक्योर फील करते हैं। तो पीयर ग्रुप ऑलवेज हैव एन इम्पेंस इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन दैट एन एडोलेसेंट मेक्स। जब वो रिजेक्ट किया जाता है पेरेंट से, तो उनको उसको फैमिली में इनसिक्योर लगता है, एज अ रिजल्ट उसकी अटैचमेंट पीयर ग्रुप से बढ़ जाती है, और वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है पीयर ग्रुप से कि जो भी वहाँ पे डिसाइड होता है करेंगे, एक साथ करेंगे। जैसे ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चोरी करते हैं, अल्कोहलिज्म, ये सब चीज़ें। तो ये सारे उसी घर से होते हैं बच्चे जिनके घर में ऐसा माहौल होता है, और ये एक अलग से इनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर होता है। चौथा फैक्टर ये कह रहे हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि काफ़ी सारे हाई प्रोपोर्शन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स देखा गया है कि वो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं। तो ये भी एक माना गया है कि ये जो साइकोलॉजिकल रीज़न होता है कि उनको एक फीलिंग होती है कि हम एक लोअर लेवल के हैं और हमें लोग इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं,
उस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन होती है उनको, जिसको वो अपने बिहेवियर के थ्रू पूरा करते हैं। तो साइकोलॉजिकल रीजंस इंटरैक्ट टू क्रिएट कंडीशंस ऑफ डेलिंक्वेंसी। One reason is that children and adolescents in lower socio-economic background status have higher frustration. फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? क्योंकि वो डिसएडवांटेज्ड होते हैं, उनके पास उतनी अच्छी एमिनिटीज, जनरल एमिनिटीज, फैसिलिटीज, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, डिप्राइव्ड होते हैं। तो उनके अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो अगेन वो एग्रेशन को लीड करती है, वही एग्रेशन आ जाती है उनके बिहेवियर में, डेलिंक्वेंट बिहेवियर में। So A.K. Tandon and his colleagues compared aggressive and non-aggressive delinquent। अब यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप देखे, एक ऐसे डेलिंक्वेंट थे जो बहुत एग्रेसिव थे और एक ये नॉन एग्रेसिव थे। जो डेलिंक्वेंट्स थे, जो बच्चे थे ऐसे इन सब बिहेवियर में इन्वॉल्व थे, उनको इन्होंने दो ग्रुप में करा डिवाइड। एक ग्रुप में था एग्रेसिव और एक ग्रुप में था नॉन एग्रेसिव। It was found that aggressive delinquents came from lower SES families। तो यही था रिजल्ट इनका कि इन्होंने देखा कि जितने भी ज़्यादा एग्रेसिव वाले जो डेलिंक्वेंट्स थे, जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करते थे, वो सारे के सारे लोअर उसमें थे, लोअर बैकग्राउंड में थे, लोअर बैकग्राउंड से थे। सो बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस पेरेंटल डेप्रिवेशन and showed greater hostility than non-aggressive group. The study validates the frustration aggression। तो यहाँ पे हमारा वो हाइपोथेसिस जो हमने पढ़ा था एग्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग एग्रेशन दिखाते हैं, वो हाइपोथेसिस यहाँ पे वैलिडेट हो जाता है। Another factor linking low SES to juvenile delinquency is delinquent subculture। डेलिंक्वेंट सब कल्चर मतलब लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में घर का माहौल या वहाँ का कल्चर, उन लोगों की वैल्यूज़ वगैरह ही ऐसी होती है कि वो ये सब चीज़ों को नॉर्मल मानते हैं। सो कल्चरल वैल्यूज़ हो गई या नॉर्म्स हो गए जो कि सेम नहीं होते हैं मेन स्ट्रीम कल्चर से। मेन स्ट्रीम कल्चर मतलब अगर हम नॉर्मल कल्चर देखें तो उन सब में ये सब चीज़ों को क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, ये अपना खुद का एक कल्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं सब कल्चर। उनके अपने खुद के नॉर्म्स होते हैं, अपने खुद के वैल्यूज़ होते हैं, बिलीफ होते हैं। तो उनके कल्चर में, सब कल्चर में क्राइम और वायलेंस जैसी चीज़ों को जस्टिफाइड माना जाता है, ग्लोरीफाइड किया जाता है। जस्टिफाइड माना जाता है मीन्स उनको वो अपने कोई चीज़ अगर उनको लेनी है तो वो छीन के लेना जस्टिफाइड मानते हैं। प्लस उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि जो ये काम कर लेता है वो उनके लिए हीरो है। तो इस टाइप से उनका कल्चर ही एकदम डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें बच्चों में बहुत जल्दी इनग्रेन हो जाती हैं। अ पर्सन हु कमिट्स अ बिग क्रिमिनल एक्ट इज अप्रिशिएटेड एंड मेड अ हीरो। तो वही है, जो पर्सन ये काम करता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको हीरो बना दिया जाता है। तो इस तरह के सब कल्चर में अगर बच्चे हैं तो वो तो मोटिवेट ही होंगे, ये सब देख के वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो इन सब से उनको क्या होता है, वो एक तो मोटिवेट होते हैं, उनको पता है उन्हें बेनिफिट मिलेगा, उनको जो चाहिए वो छीन के ले सकते हैं, तो वो इस तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। उनको प्रेज करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके उनके इस बिहेवियर को और ज़्यादा मोटिवेट करती है। K.S. Shukla has observed that a large number of adolescent delinquents in his study were slum dwellers। तो इन्होंने अपनी स्टडी में ये नोट भी किया था कि ज़्यादातर जो एडोलोसेंट थे, जो डेलिंक्वेंट थे, वो सारे स्लम ड्वेलर्स थे, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जिनकी इनकम लो होती है, जिनके आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब होते हैं। ये अपने स्टेटस के लॉस की वजह से जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग हो जाने की वजह से उसको अपने बिहेवियर से कंपनसेट करते हैं। फिर एक चीज़ और यहाँ पे बोल रहे हैं, अ थर्ड फैक्टर लिंकिंग लो SES ग्रुप टू JD इज स्ट्रेस। तीसरा फैक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से ही तीसरा फैक्टर आ जाता है स्ट्रेस। इनके अंदर स्ट्रेस बहुत होता है। क्या स्ट्रेसर्स होते हैं लोअर इकोनॉमिक ग्रुप को? डेप्रीविएशन तो होता ही है कि उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं है जो बाकी बच्चों के पास है। हंगर की वजह से, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं, जिस जगह पे वो रहते हैं क्राउडिंग होती है, उस जगह पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। ये सारी चीज़ों की वजह से उनके अंदर बहुत स्ट्रेस होता है। और डेलिंक्वेंसी करना उनको ये कोपिंग स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ करते हैं। वो अपने बिहेवियर से स्ट्रेस को कोप करने की कोशिश करते हैं।
According to theory of escapade, the many stresses in life of a child from deprived group lead to intense anxiety. Some life situations become emotionally intolerable. To escape from such anxiety, they resort to delinquent behavior. तो ये escapade जो थ्योरी बता रही है कि ये जो एंजाइटी उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा हो जाती है, उससे भागने के लिए, एस्केप करने के लिए वो ये बिहेवियर करते हैं. तो ये थ्योरी एक तरीके से ये बता रही है कि जो बिहेवियर जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स का होता है वो उन चीज़ों से बचने के लिए होता है जिससे उनको एंजाइटी होती है, जिन जिन चीज़ों के बारे में सोच के उनको एंजाइटी होती है. दिस थ्योरी पार्टली एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन हु शो कंपल्सिव डेलिंक्वेंट बिहेवियर. तो कंपल्सिव डेलिंक्वेंट बिहेवियर मतलब जिनकी आदत बन जाती है. Some children steal because it is a compulsive impulse in them. The compulsive behavior get reinforced by the fact that it reduces anxiety. तो ये compulsive behavior उनके अंदर आ जाता है, उनकी आदत बन जाती है और वो और ज़्यादा उसको reinforce क्या चीज़ करती है कि जब वो ऐसा करते हैं तो उनकी anxiety कम होती है. तो ये इस तरीके से थ्योरी ऑफ एस्केपेड कह रही है कि वो एस्केप करने के लिए करते हैं. फिर चौथा फैक्टर क्या है? द फोर्थ फैक्टर मे बी दैट द पेरेंट्स ऑफ लो SES ग्रुप चिल्ड्रन शो डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ हाई SES ग्रुप. अब यहाँ पे इन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल में भी फर्क बता रहे हैं कि जो लो स्टेटस ग्रुप के होते हैं उनके पेरेंट्स का बिहेवियर अलग होता है हाई स्टेटस ग्रुप के बच्चों के पेरेंट्स से. मुखर्जी in 1979 studied parental reaction to delinquents acts in 3 groups. इन्होंने 3 ग्रुप बनाए. ग्रुप 1 and 2 belong to family in the slum area. ग्रुप 3 was from posh residential. तो 1 और 2 ग्रुप जो था वो स्लम एरिया के लोग थे और जो ग्रुप 3 था वो पॉश एरिया में रहने वाले लोग थे. Juvenile delinquents of all 3 groups had been apprehended by police for indulging in illegal act. Mukherjee found that group 1 delinquents were largely left to fend for themselves. अब यहाँ पे जैसे ये तीनों ग्रुप में एक 2 ग्रुप के बच्चे वो थे जो स्लम एरिया के थे लेकिन उन्होंने कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट किया हुआ था. तीसरा ग्रुप वो था जो बहुत ही अच्छे एरिया के बच्चे थे, बहुत हाई पॉश फैमिली के बच्चे थे, पॉश एरिया में रहने वाली फैमिलीज के, लेकिन उन्होंने भी कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट किया हुआ था. इन तीनों ही ग्रुप्स को पुलिस ने पकड़ा किसी भी इलीगल एक्ट के लिए. तो बाद में मुखर्जी ने अपनी स्टडी में ये देखा कि जो ग्रुप 1 के बच्चे थे उनको उनके पेरेंट्स ने वहीं छोड़ दिया, अपने आप ही खुद ही अपने आप अपने लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहीं छोड़ दिया. ग्रुप 2 डेलिंक्वेंट्स थ्रू देयर चिल्ड्रन आउट ऑफ होम्स. और ग्रुप 2 के जो पेरेंट्स थे उनको क्या हुआ, उनके पेरेंट्स ने उनको घर से निकाल दिया बच्चों को कि अब हम इन बच्चों को घर में नहीं रखेंगे जिन्होंने क्राइम किया है. 1 वालों ने तो उनको वहीं छोड़ दिया, 2 वालों ने घर से निकाल दिया. ग्रुप 3 में क्या हुआ, पेरेंट्स मेड ऑल एफर्ट्स पॉसिबल टू रिलीज देयर चिल्ड्रन. अब जो ग्रुप 3 के बच्चे थे जो हाई स्टेटस फैमिली से थे, पॉश एरिया में रहने वाले लोग थे, उनके पेरेंट्स ने एज एक्सपेक्टेड पूरा अपने एफर्ट लगा लिए कि किसी तरीके से वो बच्चों को वहां से निकलवाएं. An interesting conclusion from this study is that various causal factors like parenting style, peer group, SES don't act independently but are interwoven in a complex manner. Low SES affects not only juvenile behavior but also parental behavior. Also one has greater contact with deviant peer group in low. तो यहाँ पे यही रिजल्ट इनका कंक्लूजन स्टडी का ये आया था कि पेरेंटल बिहेवियर में भी फर्क आ जाता है. इट इज़ नॉट ओनली दैट कि पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से या पीयर ग्रुप की वजह से या लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से इंडिपेंडेंटली हो रहा है. ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से बच्चे इस बिहेवियर में इंडल्ज हो जाते हैं. और यही होता है कि जो लो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं वो ना तो सिर्फ उनके बिहेवियर में ही इफेक्ट करते हैं बच्चों के, बट उनका पेरेंटल बिहेवियर, उनके पेरेंट्स का बिहेवियर भी उनके लिए बहुत डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल से. तो ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के रीजंस थे. अब इसके आगे 2 रीजंस और हैं. एक है साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, एक है मॉडलिंग.
तो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव क्या बोल रहा है कि जैसे इड के बारे में हमने पढ़ा था, इड मतलब कि हमारे जो पर्सनालिटी का एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें बोलता है कि जिस चीज से हमें प्लेजर मिलता है हमें वो काम कर लेना चाहिए। तो एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी बाय चैलेंजिंग इट थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, psychic energy is corresponding to sexual instinct called libido, is challenged and dissipated when an adolescent masturbates. But when an adolescent has been discouraged from masturbating, he has a guilty feeling when masturbating, so he doesn't masturbate. As a result, the psychic energy gets build up in him. This makes his behavior unstable. अब जैसे इड का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो ये कह रहे हैं कि जो इड हमें फोर्स करता है कोई भी एक बिहेवियर में इंडल्ज होने के लिए जिससे हमें प्लेजर मिलता है, तो वो एनर्जी हमारे अंदर एक साइकिक एनर्जी की तरह रिलीज होती है। इसकी जो भी डिमांड होती है इड की, जो इड की डिमांड होती है वो एक एनर्जी की तरह रिलीज होती है जिसको बोलते हैं साइकिक एनर्जी। और वो साइकिक एनर्जी जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे जो कोरस्पॉन्डिंग टू सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है जिसको लिबिडो भी कहते हैं, वो लिबिडो क्या करता है, वो किसी भी एडोलोसेंट को कंपेल करता है मास्टरबेट करने के लिए। लेकिन बिकॉज ये चीज़ें डिस्करेज करी जाती हैं और उसको गिल्ट फील होता है ये सब करने में एडोलोसेंट को, तो वो गिल्ट फीलिंग को वो कैसे निकालता है, वो उसी साइकिक एनर्जी को धीरे धीरे अपने डेलिंक्वेंट एक्ट की तरफ डायरेक्ट कर देता है। और वो जो साइकिक एनर्जी उसको परेशान करती है वो उसी को यूज करके फिर वो सारी डेलिंक्वेंसी करता है जो जिसकी वजह से वो क्राइम करता है। तो ये साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है कि हमारे अंदर जो इड वाला कंपोनेंट है वो हमें एक तरीके से फोर्स करता है इस तरह के बिहेवियर में इंडल्ज होने के लिए, और उसी के थ्रू जो साइकिक एनर्जी निकलती है वो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है। मॉडलिंग बिहेवियर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सोशल लर्निंग थ्योरी का ये पार्ट है मॉडलिंग, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये वाइकेरियसली मतलब दूसरों को देख के सीखते हैं, रोल मॉडल्स के बिहेवियर को देख के सीखते हैं। और जिस टाइप के एरिया में ये रह रहे होते हैं, खासकर जो स्लम एरियाज वगैरह में, वहाँ पे इस तरह के उनको रोल मॉडल्स भी बहुत मिल जाते हैं जो इनसे बड़े होते हैं, जो ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अगर जैसे पेरेंट्स खुद ही इन सब बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, इन लोगों के पेरेंट्स और उनका पीयर ग्रुप, तो उन दोनों को देख के एक तरह से वो मॉडलिंग के थ्रू बच्चे सीख रहे हैं, पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, अपने पीयर्स को भी देख रहे हैं, वो सब चीज़ें इनके अंदर भी आ रही है थ्रू वाइकेरियस लर्निंग, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। द इन्फ्लुएंस ऑफ वायलेंट बिहेवियर इन मीडिया, प्लस मीडिया भी होती है, मीडिया में भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर बहुत असर करती हैं जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा बिहेवियर उसका मोटिवेट होता है बच्चे के अंदर। अब ये सारे रीजंस थे, उसके कॉजल फैक्टर्स थे। प्रिवेंशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।